जोहार। जोहार किसान भाई बहनों। आज के कार्यक्रम में और आज के अंक में मंगरा भाई की तरफ से सभी किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है और केतकी के तरफ से भी सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने का वक्त हो चला है। हाँ, तो वक्त हो चला है और हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा जिले के पशुपालक उठा सकते हैं दुधारू गाय वितरण योजना से लाभ। बरसा कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की है 6 फसलों की 9 प्रजातियां। एक मुलाकात सफल किसान पारस महतो से। और अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिला में सघन रूप से गव्य विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पशुपालकों के बीच अनुदान एवं बैंक ऋण के आधार पर संकर नस्ल के दुधारू गाय वितरण किए जाएंगे। ये काम क्लस्टर में झारखंड डेयरी परियोजना के अंतर्गत किया जाना है। इस योजना से लाभ लेने के लिए इच्छुक पशुपालक जिला गव्य विकास पदाधिकारी गढ़वा या बायब द्वारा संचालित अपने नजदीकी डेयरी विकास केंद्र से संपर्क करके निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं। झारखंड राज्य बीज उप समिति ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 6 फसलों की 9 नई प्रजातियों को जारी किया है, जिसमें बिरसा विकास सुगंधा 1, बिरसा विकास धान 203, बिरसा विकास धान 111, बिरसा सफेद सोयाबीन 2, बिरसा गेहूं 3, बिरसा मूंगफली 4, गन्ना की किस्म BI 147 और बिरसा चना 3 शामिल है। इन प्रभेदों के विकास में पौधा प्रजनक डॉक्टर DN सिंह, डॉक्टर नूतन वर्मा, डॉक्टर शशि किरण तिर्की, डॉक्टर सूर्य प्रकाश, डॉक्टर नीरज कुमार और डॉक्टर योगेश कुमार शामिल हैं। राज्य के ज्यादातर किसान अपने फसल से बेहतर उपज पाने के लिए रासायनिक खाद ही प्रयोग करते हैं। किसान मिट्टी की उर्वरा शक्ति अक्षुण्ण रखने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का भी संतुलित व्यवहार करें। मिट्टी में मुख्य रूप से 16 सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें अवशोषित करके पौधे अपना विकास करते हैं। दीर्घकाल तक मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए किसानों को न सिर्फ नाइट्रोजन बल्कि फास्फोरस और पोटाश युक्त का भी संतुलित इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी खाद का उपयोग करें, आप बैलेंस रूप में दें। बैलेंस रूप का मतलब क्या है कि पौधा जो है ज़मीन से तो बहुत सारे उर्वरक लेते हैं या तत्व लेते हैं, लेकिन हमारे जो 16 एलिमेंट्स हैं वो सभी लेते हैं, और उसके एलिमेंट जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है उससे भी और अदर्स भी लेते हैं। लेकिन जो हम लोग अप्लाई करते हैं किसान भाई जनरली केवल नाइट्रोजन डालते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी फसल की उर्वरा शक्ति बहुत दिनों तक बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें बैलेंस फर्टिलाइजर देना है, कि मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का अप्लाई करेंगे तभी सतत आपको माने अच्छी फसलें मिलेंगी। जो किसान राजमूंग की फसल लगाने जा रहे हैं वो अपने फसल से बेहतर उपज पाने के लिए RBL1 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। यह झारखंड के मौसम और मिट्टी के आधार पर अनुशंसित है। झारखंड में राजमूंग यानी राइस बीन की खेती की बहुत अच्छी संभावना है। अगले महीने से यानी मध्य जून से मध्य जुलाई तक इसकी बुआई का उपयुक्त समय माना जाता है। जो किसान राजमूंग की फसल लगाने वाले हैं, उन्हें इस फसल से बेहतर उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन में हमें कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। राजमूंग की खेती करने जा रहे हैं तो हमारे यहाँ से जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से ये RBL1 का जो है अनुशंसा की गई है, जो कि 110 से 20 दिन में तैयार हो जाता है और 10 से 12 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका मतलब कि उपज प्राप्त होता है। ठीक है। बागवानी कर रहे किसान निकौनी के काम के लिए नूतन खुरपा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बनावट के आधार पर यह पारंपरिक खुरपी से भिन्न और ज़्यादा सुविधाजनक है। इसे छोटी छोटी टहनियों को भी दांव की तरह काटा जा सकता है। इसकी कार्यक्षमता 6 से 8 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए आज सफल किसान पारस महतो से मिलते हैं, जो रातू प्रखंड के गडरी गांव के रहने वाले हैं। पारस महतो का नाम
उन सफल किसानों में शामिल है जो सब्जी फसलों से बेशुमार पैदावार हासिल करते हैं। आइए मिलते हैं पारस महतो से और इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने अपने खेत में लगे टमाटर फसल के बेहतर उपज के लिए क्या तैयारी कर रखा है। और मैं टमाटर का खेती लगाया हूँ, गोभी का, फिर मिर्चा, बीन वगैरह बहुत सारा खेती है। और खेती तो मैं करता हूँ बहुत पहले से भी। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, एक भाई है और मम्मी पापा हैं, बस 4 परिवार हुए हम लोग। तो ये अच्छे होने के लिए यही उपाय कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना बेहतरीन दिमाग लगाएं और जिस तरह से लगाएं कि कैसा मेरा फसल अच्छा हो। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह से हैं। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार से हैं। चावल मोटा 1,700 रुपए से 2,000 रुपए, चावल मध्यम 2,050 रुपए से 2,500 रुपए, चावल उत्तम 2,725 रुपए से 5,000 रुपए, गेहूं 1,300 रुपए से 2,000 रुपए, चना 3,625 रुपए से 4,100 रुपए, दाल अरहर 5,600 रुपए से 6,500 रुपए, दाल मसूर 4,400 रुपए से 5,000 रुपए, दाल चना 4,500 रुपए से 5,000 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,700 रुपए, चीनी 3,325 रुपए से 3,430 रुपए, आलू 625 रुपए से 800 रुपए और प्याज 1,000 रुपए से 1,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हाँ तो भाई बहन, कैसा लगा हमारा कृषि समाचार? अभी आप कृषि समाचार में देखे मंडी का भाव, मौसम के बारे में जाने और खेती बाड़ी से जुड़े हुए ढेर सारी जानकारी आपको मिली। लेकिन हमारा कार्यक्रम आगे इसी तरह से चलता रहे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान भाई बहनों, जैसा कि आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं
कि खेतीबाड़ी के कामों में हम कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव करते वक्त किस तरह से उस दवा से बचाव करने चाहिए अपने आप को, छोटे बच्चों को किस तरह से उस दवा से दूर रखनी चाहिए, इन सब बातों की जानकारी के लिए हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी-कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी
कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। भाऊजी, अब तो आप दवाइयों के बारे में और उसके उपयोग के बारे में और उस सावधानी बरतना है उसके बारे में तो आप बता दिए। बिल्कुल। लेकिन अब उसके आगे आप कौन से फसल का जानकारी दीजिएगा? हम अभी जानकारी देंगे अपने किसान भाई बहनों को खरीफ फसलों में। अच्छा, जो खरीफ के मौसम में हमको लगता है दलहनी बिल्कुल जो सही, फसल बिल्कुल है सही। उसका खेती करने के लिए उसमें किस किस किस्मों का चुनाव करना चाहिए, हाँ। किस तरह के फसलों को लगाना चाहिए, इसकी जानकारी आज हम अपने किसान भाई बहनों को दिलवाएंगे। और साथ साथ में ये भी हम लोग जानेंगे कि फसल लगाने से पहले खेत का तैयारी हम लोग कैसे करें। कोड़ाई से लेकर के उसमें खाद डालने से लेकर के और बीजोपचार से लेकर के और खेत का उपचार करने संबंधित और ढेर सारी जो जानकारी है, तो खेत की तैयारी और किस्मों का चुनाव, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा उत्पादन जो होने वाला है दलहनी फसलों का खरीफ के मौसम में, उसके लिए ये बहुत उत्तरदायी कारक ये साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे मंगरा ने। तो इसकी जानकारी के लिए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक जानकारी के लिए कि ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में आपको जानकारी हो जाए और आप अपने खेतों में इसका उपयोग करें, हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह के पास। पहले हमें ये बताएं कि जो दलहनी फसल होंगी वो खरीफ के मौसम में खास करके उसकी तैयारी क्या अभी से की जाए, और अगर की जाए तो किस तरह से करेंगे हम लोग? देखिए, खास करके अगर खरीफ फसल में दलहन की जो हम लोग खेती करते हैं और खरीफ का मौसम जून से शुरू हो जाता है, और अभी से अगर हमारे किसान भाई योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो उन्हें काफ़ी लाभ होगा। तो अभी से ही वो निश्चिंत कर लें कि हमें खरीफ में कौन कौन सी दलहनें लगानी है, कैसे लगानी है, कहाँ से उसका हम बीज लेंगे, कैसे बीज उपचार करेंगे, किस प्रकार लगाएंगे, कितनी दूरी पर लगाएंगे, क्या खाद डालेंगे, और कीट व्याधि अगर आ जाते हैं, बीमारियाँ आती है तो उसके लिए क्या हम नियंत्रण के लिए साधन अपनाएंगे। अगर वो उसकी अभी से ही योजना बना लेते हैं तो उन्हें काफ़ी लाभ होगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले हम ये जान लें कि खेतों को कैसे हम तैयार करें, कैसे मिट्टी को बनाएं, और मिट्टी की क्या जांच आवश्यक होगी, या उसमें कुछ पहले ही मिट्टी में पोषक तत्व डालना होगा। डॉक्टर साहब, मिट्टी के बारे में और खास करके खेत के बारे में हमारे किसान भाइयों का देखिए, खास करके हमारे झारखंड के किसान हैं, अगर वो मिट्टी की अपने जांच करा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, ताकि उनको ये मालूम हो जाएगा कि उनके ज़मीन में अभी क्या क्या पोषक तत्व की कमी है, और अभी का समय है कि वो खेत उनका खाली है, वो मिट्टी लेके जाँच करा लें उसको, ताकि मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में उनको मालूम हो जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जैसे सारा खेत खाली है उनका, जहाँ भी पानी पड़ता है तो किसान भाई उसको हल से, मिट्टी पलटने वाले हल से अपनी खेत की जुताई कर दें। ऐसा कर देने से क्या होगा कि खरीफ के समय में बहुत सारा घास होता है, और घास को उखाड़ने में ही, फेंकने में ही किसान भाई का काफ़ी श्रम लगता है। अगर अभी हम जुताई कर देंगे तो उनके खेत में घास नहीं होंगे, और जो भूमि में छुपे हुए कीड़े होते हैं वो भी मर जाएंगे। तो पहला काम तो अभी तुरंत करें, जैसे वर्षा होती है तो खेत की वो जुताई कर दें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वो फिर जुताई करने के बाद अभी से समझ लें कि हमको क्या लगाना है। अगर उनको मूंग लगाना है, अरहर लगाना है या उड़द लगाना है, यह मुख्यतः 3 फसलें ही झारखंड में में होती हैं। तो अभी से ही वो सोच करके अपने बीज को वो ले लें। तो कौन सी बीज चाहिए जो झारखंड के लिए सबसे अच्छा है, तो इसके लिए मुख्यतः खास करके उड़द में बिरसा उड़द 1 है, पंत U19 है, पंत U90 है, शेखर 2 है, ये इत्यादि यदि कुछ वैरायटी यहाँ के लिए जो यहाँ पर काफ़ी अच्छा करती है, तो उसका वो चुनाव करें, और वो जब भी खरीदें तो एक कोई प्रमाणिक संस्थान से खरीदें। दूसरी बात है, अगर वो मूंग की खेती करना चाहते हैं तो मूंग के लिए पूसा विशाल वैरायटी है, पंत मूंग 2 वैरायटी है, और एक मेहा वैरायटी आती है। तो ये तीनों में से कोई भी एक अगर चुनाव करके रख लें, ये निश्चित कर लें कि इन्हीं में से हमें लगाना है। तीसरी बात है, उन्हें अगर रहड़ लगाना है तो रहड़ के लिए भी अभी से वो सोच लें कि हमें कौन सी प्रजाति लगानी है। इसके लिए बिरसा अरहर 1 है, बहार है, एक शंकर अरहर है ICPH 2671, नरेंद्र अरहर है, इसी तरह मालवीय अरहर है। ये सब जो अरहर है यहाँ पर अच्छा करता है, तो इनकी वैरायटी वो सोच लें, और उनको कहाँ से मिलेगी वो अभी से ही वो निश्चित कर लें, कि ताकि लेके रख लेंगे अपने डिमांड के अनुसार, तो उनको एक बीज अच्छा रहेगा। अगर अच्छा बीज लगाएंगे तो उनको अच्छा आमदनी होगा। तो डॉक्टर साहब, बीज के बाद हमें ये बता दें कि कैसे वो खेत में लगाएंगे, कैसे डालेंगे, और किस तरह से, क्या मिट्टी में उस वक्त कुछ खाद, चूना या जो भी पोषक तत्व डालने होते हैं वो किस मात्रा में वो डाल सकते हैं? देखिए, अब जब आपने बीज का चुनाव कर लिया तो उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि हम बीज का उपचार करें,
ताकि बीज को उपचार कर देने से बहुत सारे कीड़े बीमारियां जो आती है वो नहीं लगती है। तो सर्वप्रथम हमको बीज से उपचार करना है। तो बीज उपचार करने के लिए सबसे अच्छी दवा आती है एक विवेस्टिन, जिसकी 2 ग्राम मात्रा को 1 kg बीज में मिला करके उसको लगाना है। उसको लिए एक पुराना घड़ा ले लें किसान भाई, उसमें 1 kg बीज ले लें, 2 ग्राम विवेस्टिन, अगर विवेस्टिन नहीं मिलता है तो 2.5 ग्राम थीरम भी ले सकते हैं। लेने के बाद उसको अच्छी तरह से मिला लें और लगाएं। तो इस तरह से लगा देने से सारी बीमारियों का उपचार यहाँ पर हो गया। दूसरी बात होता है खरीफ के समय में जब किसान भाई बीज को लगाते हैं और जैसे पौधा निकलता है तो उससे कुछ कीड़े हैं उसको काट देते हैं, खास करके जड़ में, भूमि में रहने वाले कीड़े जो जड़ के काट देते हैं। तो इसके लिए किसान भाई अगर बीज का उपचार किसी कीटनाशक दवा खास करके क्लोरोपाइरीफॉस से या इमिडाक्लोरोपिड से कर लें तो उससे काफ़ी लाभ होता है। और पहले 30 दिनों तक उन्हें कोई दवा डालने की ज़रूरत नहीं होती है और उनका जो पहले 30 दिन तक कीट से उनका सुरक्षा होता है। वो अरहर का बीज हो या आपका मूंग का बीज हो या उड़द के बीज हो, उसके लिए आप 1 किलो बीज ले लें और उसमें 5 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस या 3 मिलीलीटर इमिडाक्लोरोपिड को उसमें अच्छी तरह से मिला दें। मिलाने के बाद उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही उसको लगाएं। तो इससे क्या हुआ, पहले से तो अगर किए तो बीमारी से बचा हुआ, दूसरे से किए तो कीट से। और तीसरा मुख्य चीज़ है कि जो दलहन यहाँ पर है उसको जीवाणु खाद से उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जीवाणु खाद से उपचार करने के लिए जो राइजोबियम एक आता है पैकेट, जो हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, उसको ले लें। जिससे उसके एक पैकेट को ले लें और उसको आप 100 ग्राम गुड़ ले लें। गुड़ को आधा लीटर पानी में उसको मिला के गर्म करें। गर्म करने के बाद वो जब चिचटा हो जाए तो ठंडा कर लें। उसमें आप 1 पैकेट बीज को एक पैकेट राइजोबियम कल्चर को आप मिला दें। मिलाने के बाद उसको करीब 5 से 10 किलो के बीज में उसको अच्छी तरह से लपेट दें। तो इससे आपको जीवाणु खाद भी मिल जाएगा, उससे ये होगा। तो यहाँ किसान भाई को यह देखना है कि जो राइजोबियम कल्चर होता है जीवाणु खाद, मूंग के लिए अलग होता है, उड़द के लिए अलग होता है, रहड़ के लिए अलग होता है। तो इस तरह से हम बीज का उपचार करेंगे। बीज उपचार करने के क्रम रहेगा पहले फफूंदीनाशक से अर्थात विवेस्टिन से, उसके बाद कीटनाशक से अर्थात क्लोरोपाइरीफॉस या इमिडाक्लोरोपिड से, और उसके बाद तब हम करेंगे राइजोबियम कल्चर से। तो ये हमारे बीज उपचार कर लेंगे तो बीज हमारे लगाने के लिए तैयार हो गया। तो आइए अब हम ये भी जान लें कि जब पौधे उगने लगते हैं तो उस वक्त सिंचाई की कैसी व्यवस्था हो सकती है, पानी कहाँ से लाएं, क्योंकि झारखंड में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब हमें बताएं सिंचाई की जो एक मुख्य स्रोत है वो तो है ही, इसके साथ जो वैकल्पिक स्रोत है वो भी हमारे किसान भाइयों को। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है ना कि खरीफ में किस मौसम में ये जो फसलें होती है वर्षा आधारित होती हैं, इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो वर्षा हुआ तो हो गया, अगर बहुत ही ड्राउट हो जाता है तो कभी कभार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है खरीफ के मौसम में। तो सबसे पहले हम ये करें, जब हम बीज को लगाने जाएं तो उसको पंक्ति में लगाएं। जैसे मूंग और अरहर के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर, मूंग और उड़द के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। अगर अरहर लगा रहे हैं हम तो उसको 75 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। और अगर संकर अरहर है तो उसे 1 मीटर की दूरी पर लगाएं। तो हम लगाने के पहले हमें ये याद करना है कि हमारे झारखंड की जो ज़मीन है जो अम्लीय है और दलहन पौधों के लिए चूना डालना बहुत ज़रूरत है। जब हम पंक्ति बनाते हैं तो उसमें करीब 3 से 4 कुंटल चूना प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़रूर व्यवहार करें, उससे काफ़ी लाभ होगा। और हमें खाद भी डालनी होती है खास करके दलहन के लिए। इन जनरल अगर 1 हेक्टेयर में किसान भाई मूंग या उड़द या अरहर लगाना चाहते हैं तो उनके 12 किलो आपको यूरिया की ज़रूरत पड़ती है और 110 kg डाई अमोनियम फास्फेट और 40 kg पोटास की ज़रूरत पड़ती है। उसको मिला करके अपने किसान भाई लाइन में ही करके लगाएं। और मैं यहाँ किसान भाइयों को यहाँ सलाह देना चाहूँगा कि जब भी वो उड़द लगाते हैं तो उसमें या मूंग लगाते हैं तो इंटर क्रॉप जरूर कर लें, मतलब बीच में दूसरी फसल लगाएं। खास करके 4 लाइन अगर आप मूंग या उड़द के लगाते हैं तो 2 लाइन मड़ुआ लगा दें, फिर 4 लाइन मूंग लगाएं, 2 लाइन मड़ुआ लगा दें। इस तरह से लगा देने से काफ़ी फ़ायदा होता है कि बहुत सारे कीट नहीं आते हैं और इस पौधे जो हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और किसान को दोनों जगह से लाभ मिल जाता है। उड़द से भी मिल गया और मड़ुआ से भी मिल गया। जैसे आपने बताया कि अगर वर्षा नहीं हुई तो कम से कम दोनों में से एक फसल तो जरूर ही किसान को मिल जाएगा। अगर आप किसान भाई रहड़ लगा रहे हैं तो रहड़ के बीच में आप 2 लाइन के बीच में 1 लाइन मक्का लगा दें। कुछ किसान भाई टमाटर लगा देते हैं, कुछ किसान भाई भिंडी भी लगा देते हैं हमारे झारखंड में, कुछ अदरक भी लगा देते हैं। तो अपना वो इंटर क्रॉप करें। तो अगर ऊपरी ज़मीन में लगा रहे हैं तो कुछ लोग 4 लाइन के बाद 2 लाइन धान की भी खेती कर लेते हैं अब ऊपरी ज़मीन वाली। तो इंटर क्रॉप करने से है किसान भाई निश्चित रहेंगे, कहीं ना कहीं से उनको आय जरूर होगा और उनको काफ़ी लाभ होगा। अगर एक फसल फेल भी करती है तो दूसरे फसल से उनको निश्चित कुछ मिलेगा ही। तो अब हम साथ में ये भी जान लें कि हमारी फसल तैयार हो गई है तो क्या फसलों को कुछ पोषक तत्व डालेंगे और अगर डालेंगे तो वो कौन कौन सी होगी? डॉक्टर साहब फसलों के पोषक खास करके जो दलहनी फसलें लगाते हैं उसमें हम लोग एक ही बार डालते हैं। लगाते समय ही
NPK जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जहाँ सल्फर की कमी है, अगर जैसे मिट्टी जांच कराएं, गंधक की कमी है तो बोरन की कमी है, तो उसको हम लोग डालते हैं। तो खासकर दलहन में एक ही बार लगाते समय ही डाला जाता है, उसके बाद उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मान लीजिए कुछ अरहर में अगर कुछ दिखता है कि फूल झड़ रहे हैं तो कुछ पोषक तत्व की कमी है तो बोरान का छिड़काव किया जाता है। और यहाँ सबसे बहुत जरूरी है, खरीफ के मौसम में चूँकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, आर्द्रता ज़्यादा रहती है, तो कीट व्याधि का ये प्रकोप दूसरे मौसम की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो जैसे है आप अगर मूंग लगाए हैं, उड़द लगाए हैं या अरहर लगाए हैं तो उसमें आपको एक भुआ पिल्लू दिखेगा जो बहुत ज़्यादा दिखता है खेतों में, खास करके अगस्त सितंबर के महीने में। तो किसान भाई उसको भी नियंत्रण करें। उसको नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि वो जो कीड़े जो हैं शुरू की अवस्था में समूह में एक ही जगह रहते हैं, तो उसको तोड़ लें, तोड़ करके कहीं ज़मीन में गाड़ दें। और जैसे बड़े हो जाते हैं तो इधर उधर भागने लगते हैं और फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, और उस समय हम कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं तो उतना कारगर नहीं होता है। अगर किसान भाई खेत में घूमें और जहां देखें वो समूह में कीड़े हैं तो उसको नष्ट कर दें। अगर वो बड़े हो गए हैं तो उसके लिए दवा भी आती है डाइक्लोरोवास, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसके छिड़काव करें। और ख़ास करके बरसात के समय में, जो खरीफ में कभी भी वर्षा हो सकती है, कोई भी कीटनाशक का दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें टिपॉल मिलाएं। टिपॉल जो है एक साबुन का घोल है, उसको बहुत कम मात्रा लगता है। अगर किसान भाई के पास वो नहीं मिलता है तो सस्ता वाला सरफ मिला सकते हैं, शैम्पू में मिला सकते हैं, मिला करके करें। 0.4% टिपॉल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको मिला करके उसको दवा में मिला दें। इससे ये होगा कि दवा काफ़ी कारगर हो जाएगा, वो पत्तों पर जाके अच्छी तरह से चिपकेगा और काफ़ी समय तक उसका असर रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आप जो है वो काफ़ी लाभान्वित होंगे इस जानकारी से। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों को बेहतरीन जानकारी देने के लिए। किसानों भाइयों को जोहार, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अरे भाजी जानकारी तो बहुत लेकिन बढ़िया था भाई। जानकारी तो हम बढ़िया ही दिलवाते हैं अपने किसान भाई बहनों को। हाँ तो अभी हम लोग जाने कि दलहनी मौसम खरीफ के मौसम में, माफ करिएगा, खरीफ के मौसम में दलहनी फसल जब लगाएं तो खेतों की तैयारी किस तरह से करनी है। बिल्कुल, और किस्मों का चुनाव किस तरह से करें, कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें। तो हमारे विशेषज्ञ साहब ने जो बताया, इस बात पर आप ध्यान रखें, इस पे अमल करें। हमको पूरा यकीन है कि हमारा जो उत्पादन होगा वो बहुत शानदार और बेहतरीन होगा। लेकिन किसान भाई बहन, अब तो हमारा वक्त हो चला है। कार्यक्रम आज का जो अंक है ये समाप्ति की ओर है, लेकिन इससे पहले हम इसकी जानकारी, अपना पता आपको बताते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम के सुदर्शन कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन कोड संख्या 834001। किसान भाई बहनों, आपने पता तो नोट कर लिया, लेकिन हमें पत्र जरूर लिखिएगा। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। कृषि से संबंधित जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हो या आपका सुझाव, आप हमें अवश्य लिखिएगा। हमारा पता तो आपने नोट कर ही लिया है। अब इसी के साथ हमें और हमारे मंगरू भाई को दीजिए इजाजत। जोहार।